हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिंपली साइकोलॉजिकल। आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 3 विच इज़ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम एरिक, पियाजे और कोलबर्ग की थ्योरीज जो हैं उनको पढ़ेंगे। तो शुरू में हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, जो आज हम टॉपिक जो है वो डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो यह है सीक्वेंस एंड स्टेजेस इन डेवलपमेंट, जिसके अंदर अर्ली ईयर्स आते हैं, एक्सपीरियंस एंड इन्फेंट डेवलपमेंट आता है और अर्ली एक्सपीरियंस एंड लेटर डेवलपमेंट आता है। तो अगर हम अर्ली ईयर्स की बात करें तो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पलेस क्रीचर्स दिखते हैं और वो ज़्यादातर जो अपना टाइम है वो सोने में, रोने में या खाने पीने में गुजारते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि वो इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फेंट्स 1 या 2 दिन ओल्ड होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं इन डिफरेंट टेस्ट्स और वो प्रेफर करते हैं स्वीट टेस्टिंग लिक्विड्स एज़ कम्पेयर टू सॉल्टी, बिटर और ब्लैंड। इवन वो ये डिग्रीज ऑफ स्वीटनेस को भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि जो चीज़ मीठी है वो किस हद तक मीठी है और किस हद तक वो कम मीठी है। तो इवन बच्चों में भी ये चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग है टू फाइंड आउट कि इन्फेंट्स का स्वीट टूथ होता है। न्यूबॉर्न जो होते हैं उनका सेंस ऑफ स्मेल की अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी के सामने डिफरेंट स्मेल्स को कॉटन स्वैब के ऊपर लगा के उसके सामने किया गया था, और जो स्वीट स्मेल थी उसके ऊपर जो इन्फेंट था वो अपना हेड टर्न करता था और उसका जो हार्ट बीट और रिस्पायरेशन जो होती थी वो बहुत स्लो होती थी, जो कि एक सिग्निफिकेंट साइन होता है कि जो बेबी है दैट बेबी इज़ इंटरेस्टेड, ही इज़ शोइंग अटेंशन। वेयर एज अगर कोई और एसिडिक स्मेल या सॉर स्मेल स्वैब पे लगाई जाती थी और फिर वो उस बच्चे के आगे की जाती थी, उस इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी के आगे की जाती थी, तो वो अपना हेड जो है वो टर्न करता था और उसकी हार्ट बीट और रिस्पायरेशन ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती थी, जो कि ये इंडिकेट करती थी कि बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्मेल जो है छोटे बच्चों में होती है, तो ये जो है वो उनको हेल्प करती है टू अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर देमसेल्फ। इसके अंदर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर एक पैड के ऊपर मदर्स मिल्क रखा गया था और दूसरे पे एक सैचुरेटेड स्वीट काउ मिल्क रखा गया था, लेकिन स्टिल उसमें जो बेबी था उसने मदर मिल्क जो था वो ज़्यादा प्रेफर किया था और उसी को प्रेफर किया था एज़ कम्पेयर टू द स्वीटेंड काउ मिल्क। तो इससे पता चलता है कि ठीक है, जो भी स्वीटनेस के लिए उनका टेस्ट है बट स्टिल दे प्रेफर टू हैव देयर मदर्स मिल्क। इवन वो उसमें भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा उनकी मदर का मिल्क है। इनमें जो है वो इनेट एबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्विश अमंग स्मेल्स, और ये एडेप्टिव होती है जो कि इन्फेंट्स को हेल्प करती है टू स्टे अवे फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग की साउंड्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली सुनते हैं और ज़्यादातर ह्यूमन वॉइसेस को वो ज़्यादा इंटरेस्टिंगली सुनते हैं। 1 वीक ओल्ड जो बच्चा होता है वो अपनी मदर की वॉइस जो है वो बहुत आराम से डिस्क्रिमिनेट कर लेता है अगर वो बाकी फीमेल्स के बीच में बोल रही हो, और जब वो 2 वीक्स का होता है तो वो अपनी मदर का फेस भी डिस्क्रिमिनेट कर लेता है और उसको पहचान लेता है, रिकग्नाइज कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो होता है वो डिस्ट्रेस हो जाता है कि अगर उसकी मदर जो है वो स्ट्रेंजर की आवाज़ निकाल रही हो और जो स्ट्रेंजर है वो उसकी मदर की आवाज़ निकाल रही हो, तो बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस हो जाता है कि कॉन्टोर्स तो मामा जैसे हैं लेकिन आवाज़ किसी और की है। विजन जो होता है वो लीस्ट डेवलप्ड सेंस होता है एट बर्थ। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो फॉलो करते हैं शॉर्टली आफ्टर बर्थ, और वो परसीव भी कर लेते हैं जनरल कॉन्टोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन विजुअल एक्विटी जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, वो क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते जब तक कि वो 2 से 4 मंथ्स के ना हो जाएं। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ जो होता है, फर्स्ट वीक ऑफ
इन्फेंट जो होता है उसके अंदर बच्चा जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो करता है। एक्टिविटी लेवल, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और जनरल मूड पे। लाइक फॉर एग्जांपल एक इन्फेंट जो है वो कम रोता हो, हैविंग पीरियड्स ऑफ अलर्ट, वेकफुलनेस, नर्स ईजली कर रहा हो, हर चीज़ बहुत आराम से कर रहा हो और एक पुरसुकून बच्चा हो। तो और जब उसकी मदर जो है वो उसकी टेक केयर कर रही हूँ तब भी वो बहुत आराम से चीज़ों को हैंडल कर लें एंड एवरीथिंग। तो इससे क्या होता है कि एक मदर जो होती है और सब कुछ बहुत आराम से कर रहा हो विदाउट मेकिंग एनी फस। वेयर एज अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें एक बच्चे की जो कि हर छोटी छोटी बात पे शदीद किस्म का रो रहा है और फस क्रिएट कर रहा है और हर वक्त रोता रहता है, तो इस हालत में वो बच्चा जो आराम से सारी चीज़ों को लेके चल रहा है और ज़्यादा फस क्रिएट नहीं कर रहा, तो उसका और उसकी मदर का जो बॉन्ड होगा या उसका केयर टेकर का जो बॉन्ड होगा उसके साथ वो ज़्यादा अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा एज़ कम्पेयर टू दैट बेबी जो कि छोटी छोटी बातों पे रो रहा है और फस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि उससे ये पता चलता है, क्योंकि ये जो है ये रिज़ल्ट करता है कि एज इफ़ जो केयर टेकर है या मदर जो है वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो अपने बच्चे का सही तरीके से ख्याल रख सके। तो उस सिनेरियो में मदर जो होती है वो रिजेक्टेड फील करती है, जिसकी वजह से एक अच्छा बॉन्ड बीच में क्रिएट नहीं हो पा रहा होता। अगर हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करें तो ये कहा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो शेप करते हैं अपने चाइल्ड के बिहेवियर को, लेकिन रिसर्च की गई है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं वो इस इन्फ्लुएंस को रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि इन्फेंट्स बिहेवियर जो होते हैं वो भी शेप करते हैं पेरेंट्स के रिस्पॉन्सेस को। लाइक फॉर एग्जांपल वो इन्फेंट जो ईज़िली सूद हो जाए, रोना बंद कर दे अगर उसकी मदर उसको उठाएं, तो इस तरह मदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो कॉम्पिटेंसी और अटैचमेंट की होती हैं। तो ये चीज़ जो है वो इंक्रीज़ करती है मदर की फीलिंग्स ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड अटैचमेंट। वेयर एज वो इन्फेंट जो कंटिन्यू करे रोना धोना और भले आप जितनी भी एफर्ट कर लो उसको कंफर्ट लेवल पे लाने के लिए, वो स्टिल इनएडिक्वेट हों आपकी एफर्ट्स, तो मदर जो है वो फील करती है इनएडिक्वेट और रिजेक्टेड फील करती है। तो जितना मोर रिस्पॉन्सिव होगा इन्फेंट अपने उन स्टिमुलेशंस पे जो कि उसे प्रोवाइड की जाएंगी उसके पेरेंट्स से, जैसे कि उठाना, चुप कराना, खेलना, उससे बातें करना, तो उतनी ज़्यादा ईजियर होता है इस्टेब्लिश करना एक लव बॉन्ड बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। अगर हम इन्फेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट 2 years जो होते हैं उनके अंदर जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो टोटली हेल्पलेस न्यू बॉर्न बेबी से लेके 2 साल के अंदर अंदर उसमें जो रैपिड प्रोग्रेसेस आते हैं उसी चीज़ों से वो गुजरता है और इम्प्रूव करता है वो अपने आप को। लेकिन ये उसका जो टाइम पीरियड होता है 2 साल का, वो बाकी डेवलपमेंटल पीरियड से सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिंग होता है और रैपिड चेंजेस इसमें आती हैं, सिवाय उन 9 months के जो बर्थ से पहले के होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो अचीवमेंट्स होती हैं सच एज फिज़िकल स्किल्स की, जैसे कि बैठना, रीच करना ऑब्जेक्ट्स तक, क्रॉलिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं मैच्योरेशन पे ऑफ मसल्स, नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन सारी जो स्किल्स होती हैं, बैठना, ऑब्जेक्ट्स तक रीच करना और ये सारी चीज़ें, ये एक नॉर्मल बेबी के अंदर होती हैं और इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। मगर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि वेदर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो एक्सेलरेट करती हैं या रिटार्ड करती हैं मैच्योरेशनल प्रोसेसेस को। तो अमाउंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलेशंस जो होती हैं वो नेसेसरी होती हैं उस बच्चे के लिए, ताकि वो एक प्रॉपर टाइम पे वॉक कर पाए। इंस्टीट्यूशंस में बड़े होते हैं जो कि इनफ्रीक्वेंटली या अप्रोप्रिएटली उनको हैंडल नहीं करते, वो ज़्यादा देर से चीज़ों को, अपने माइलस्टोन्स को रीच करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि नॉर्मली घरों पर बड़े हो रहे हों और वो उन माइलस्टोन्स को जल्दी रीच आउट करते हैं।
वो इंस्टीट्यूशंस जो कि एडिक्वेटली उनको टाइम नहीं देते, अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते बैठने की, क्रॉल करने की या वॉक करने की, वो ज़्यादा देर से सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो नॉर्मल घरों में बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे होते हैं। स्टडी की गई थी ईरान के ऑर्फनेज पे, तो उसकी फाइंडिंग्स ये निकली कि 42% जो बच्चे थे 2 साल की उम्र में अकेले इंडिपेंडेंटली बैठना सीख रहे थे। 15% जो थे वो 4 साल की उम्र में अकेला वॉक कर रहे थे, यानी इंडिपेंडेंटली वॉक कर रहे थे 4 साल की उम्र में। और ये परसेंटेजेस जो थी वो उन बच्चों से टोटली मुख्तलिफ थी जो कि घर में बड़े हो रहे थे अपने। एनवायरनमेंट जो थी वो एक बच्चे के लिए हेल्दी नहीं थी कि वो जल्दी अपनी चीज़ों को याद करे या अपनी चीज़ों को सीखे कि किस तरह बैठना है एवरीथिंग, क्योंकि केयर गिवर्स जो थे, वहाँ के केयर टेकर्स जो थे, उनका इंटेलिजेंस लेवल जो था वो बहुत लो था और उनकी एजुकेशन भी बहुत लो थी, यानी उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से, किस तरीके से, किस हेल्दी वे में एक बच्चे को किस तरह डील करना है उसके शुरू के डेवलपमेंटल स्टेज में। वो उनकी फ़िज़िकल नीड्स को, बच्चे की फ़िज़िकल नीड्स को तो पूरा कर रहे थे, लेकिन कोई एफ़र्ट नहीं थी उन बच्चों के साथ खेलने में या उन बच्चों के साथ बात करने में। यूजुअली अगर आपने नोटिस किया होगा कि वो बच्चे जिनके साथ उनके पेरेंट्स या उनके साथ रहने वाली फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो बात करते हैं या खेलते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ या ये सिनेरियोज़ ना मिले हों। तो ये बच्चे जो थे ये क्योंकि ज़्यादातर क्रिब्स में ही अपना सारा दिन जो है वो गुजारते थे और सिर्फ खाने के वक्त और चेंज करने के वक्त उनको उन क्रिब्स से निकाला जाता था, वरना ज़्यादातर जो वो अपना टाइम है वो क्रिब्स में ही गुजारते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो वॉक कर सकें, बैठ सकें, क्रॉल कर सकें, रोल ओवर हो सकें। तो जिसकी वजह से वो नॉर्मल डेवलपमेंट वाले बच्चे जो थे, जिनकी नॉर्मली डेवलपमेंट हो रही थी घर पे, उनसे काफ़ी पीछे थे, क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलती है अपने घर में। और जो बड़े बच्चे थे उनको प्ले पेन में रख दिया जाता था, लेकिन उधर भी टॉयज़ और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम थे खेलने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसके अंदर ये देखना था कि आइदर इंक्रीज स्टिमुलेशन जो है और जो अपॉर्चुनिटी है मूव करने की, क्या वो इम्प्रूव करती है डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। तो 2 साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने टेस्ट किया 30 ऑफ इरानियन ऑर्फन इन्फेंट्स ऑन अ स्केल मेजरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, और उन्होंने 2 ग्रुप्स में इरानियन ऑर्फन इन्फेंट्स को डिवाइड किया। एक जो था वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और एक जो था कंट्रोल ग्रुप था। जो कंट्रोल ग्रुप था वो वैसे ही क्रिब में रहा जैसे वो पहले थे, वेयर एज जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके अंदर जो बेबीज़ थे उनको रोज़ाना 1 घंटे के लिए एक प्ले रूम में रखा जाता था सिटिंग पोजीशन में, और उनको बेशुमार टॉयज़ दिए जाते थे खेलने के लिए। जब उन 2 ग्रुप्स को दोबारा टेस्ट किया गया 1 महीने बाद, तो वो इन्फेंट्स जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे उन्होंने मार्क गेन ऑफ डेवलपमेंट शो किया एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि अपने क्रिब्स में ही उस महीने भी अपने क्रिब्स में रहे, यानी जो कंट्रोल ग्रुप के बच्चे थे। ऑल्दो मोटर डेवलपमेंट जो होती है वो लार्जली डिपेंडेंट होती है मैच्योरेशन पे और एक्सपीरियंसेस टू मूव अबाउट फ्रीली और ऑब्जेक्ट्स, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए रीच आउट करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए या एक इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर हम एक और एग्जांपल को साइट करें तो इंडिविजुअल्स की जो एबिलिटी होती है टू रीच फॉर एंड सक्सेसफुली ग्रास्प एन ऑब्जेक्ट डेवलप करती है स्पेसिफाइड मैच्योरेशनल स्टेप्स पे। लाइक अ मंथ ओल्ड जो बच्चा होता है वो अपनी बैक पे अगर लेटा हुआ है तो वो सिर्फ स्टेयर करेगा उस अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट पे, लेकिन उसे उठाएगा नहीं या अपने हाथ नहीं हिलाता। जब 2 मंथ का बेबी होता है तो वो अपने
हाथों को हिलाता है उस चीज़ को ग्रैस्प करने के लिए, लेकिन उसके हाथ जो होते हैं वो बंद होते हैं, फिस्ट में होते हैं। इसी तरह जब 4 मंथ्स का बेबी होता है तो वो कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से वो कोई इस तरह से करे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसके हाथ में आ जाए, मतलब वो कोशिश करना शुरू कर देता है उस ऑब्जेक्ट को ग्रैस्प करने के लिए। और जब वो 5 होता है तो वो आराम से उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना शुरू कर देता है। ऑल्दो ये सीक्वेंस जो है वो सब बच्चों में सेम होता है, डिपेंड करता है मैच्योरेशन और विजुअल और मोटर स्किल्स की कोऑर्डिनेशन पे। लेकिन स्टिमुलेशंस जो हैं वो एक्सेलरेट कर सकती हैं रेट ऑफ डेवलपमेंट पे। वो इन्फेंट्स जो कि जिनको प्रोवाइड किया जाता है कलरफुल मोबाइल हैंगिंग्स या इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हैंग किए जाते हैं उनकी क्रिब्स पर, तो वो जो हैं वो ज़्यादा जल्दी कोऑर्डिनेशन को सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिनके पास कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होती तो लुक एट। तो एज अ रिज़ल्ट वो बच्चे जिनके क्रिब्स के ऊपर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ या हैंगिंग होती है जिसके ऊपर वो दे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टू ग्रैस्प दैट ऑब्जेक्ट, वो जो है वो ज़्यादा जल्दी सक्सीड करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिनके पास कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता कि वो प्रैक्टिस कर सकें उस चीज़ को। लेटर डेवलपमेंट की बात करें तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ परमानेंट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन और डिप्रिवेशन। तो एज़ फार एज़ मोटर स्किल्स की बात करें तो अर्ली एक्सपीरियंसेस जो हैं उनके कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं होते मोटर स्किल्स पे। जैसे कि चिल्ड्रन जो थे इरानियन ऑर्फनेज से जो कि अडॉप्ट किए गए थे बिफोर द एज ऑफ 2, उन्होंने बहुत जल्दी जो है जो उनके गैप्स आ रहे थे उनकी डेवलपमेंट में उनको जल्दी अटेन कर लिया था और उनकी लेटर ऑन एक नॉर्मल डेवलपमेंट हुई थी अकॉर्डिंग टू डेनिस इन 1973। इन्फेंट्स जो एक इंडियन विलेज आइसोलेटेड इंडियन विलेज के हैं वो अपने बच्चों को जो है वो 1 साल तक एक ऐसे हट में रखते हैं जिसके अंदर खिड़की भी नहीं होती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ बच्चा जो है वो शुरू के 1 साल में हवा से या धूप से बीमार हो सकता है, जिसकी वजह से उनको बहुत लिटिल अपॉर्चुनिटी मिलती है टू क्रॉल, या उनके पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा उनके साथ खेलते भी नहीं है जस्ट बिकॉज कि वो बीमार ना हो जाए। जब ये बच्चे जो होते अलाउ किए जाते हैं टू लीव देयर हट्स तो ये बहुत पीछे होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज अमेरिकन चिल्ड्रन हु आर रेयरिंग एट देयर होम्स, लेकिन वो उनको कैचअप कर लेते हैं एट द एज ऑफ 3 और वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं जैसे कि यूजुअली नॉर्मली बाकी बच्चे होते हैं। अगर हम दूसरे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें जैसे कि लैंग्वेज एबिलिटी हो गया, इंटेलेक्चुअल स्किल्स हो गया और इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, तो ये जो है ये इसकी अर्ली डिप्रिवेशन जो होती है वो अफेक्ट करती है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। वो बच्चे जिनकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 और 3 years ऑफ लाइफ, उनको इनकरेज ना किया गया हो या उन्होंने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर ना किया हो, वो बहुत पीछे रह जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिन्होंने ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया हो और अपने आप को इम्प्रूव किया हो, आइदर इट्स इन लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स। और ये जब स्कूल में एंटर होते हैं तो ये कैचअप नहीं कर पाते उन बच्चों को जिन्हें नॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हों टू इम्प्रूव देमसेल्व्स इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जो है अर्ली ईयर्स में फॉर लेटर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, एक क्लासिक स्टडी की गई थी बाय स्कील्स एंड डाई इन 1939 और उसके अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन लिए गए थे जिनकी जो डेवलपमेंट थी 2 साल की उम्र में वो इतनी रिटार्डेड थी कि उन्हें किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि वो कंसिडर नहीं किए जा रहे थे एज अडॉप्टेबल, जिसकी वजह से उन्हें ट्रांसफ़र किया गया था एक इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटली रिटार्डेड लोगों का था। और उस इंस्टीट्यूशन में हर एक बच्चा जो था वो एक माइल्डली रिटार्डेड गर्ल को दिया गया था जो कि उसकी सैरोगेट मदर एज अ सैरोगेट मदर जो थी वो एक्ट कर रही थी। तो उसके अंदर था वो फैसिलिटीज़ जो थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑर्फनेज।
तो उसमें वो बच्चे जो थे वो ज़्यादातर टाइम जो थे वो गुजार रहे थे खेलने में, बात करने में, और इनफॉर्मली वो सरोगेट मदर्स जो थी वो उन्हें ट्रेन कर रही थी। इसके साथ साथ उन्हें लिविंग क्वार्टर्स जो थे उनके वो स्पेशियस थे और उनमें बहुत टॉयज़ थे, जिसकी वजह से जब वो वॉक करने लग जाते थे तो उन्हें नर्सरी स्कूल में डाल दिया जाता था, जहाँ और ज़्यादा प्लेइंग मटेरियल्स होते थे और स्टिमुलेशन जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 years ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था इसने एवरेज गेन शो किया था अपने इंटेलिजेंस का, जो कि 32 IQ पॉइंट्स था, वेयर एज जो कंट्रोल ग्रुप था जो रहे थे ऑर्फन एज में और वो इधर इंस्टीट्यूशन में नहीं आए थे, उन्होंने लॉस शो किया 21 पॉइंट्स का। फॉलो अप स्टडी जो थी वो की गई आफ्टर 20 years इन दोनों ग्रुप्स पे। तो वो ग्रुप जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था, वो हाई स्कूल गया, वो सेल्फ सपोर्टिंग थे, उन्होंने शादी की एंड दे वर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। इन कंट्रास्ट वो ग्रुप जो कि कंट्रोल ग्रुप था जो कि ऑर्फन एज में रहा, वो जो था वो 3 ग्रेड से आगे नहीं जा सका और सेल्फ सपोर्टिंग नहीं था और एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफ वो नहीं गुजार रहे थे। लेकिन ऑल्दो जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स था स्टडी में वो बहुत कम था, लेकिन ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि स्टिमुलेटिंग अर्ली इन्वायरमेंट जो है वो लेटर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यानी वो बच्चे जिनको स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट मिला उन्होंने ज़्यादा प्रोग्रेस किया और वो ज़्यादा उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, उनकी ज़्यादा हेल्दी डेवलपमेंट हुई एज़ कम्पेयर टू दोज जिनको इतने स्टिमुलेशंस या इतने एक्सपोजर्स नहीं मिले फॉर देयर हेल्दी डेवलपमेंट।